नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आज हम लोग सुनने जा रहे हैं मन्नू भंडारी जी के द्वारा लिखी हुई इनकी एक कालजयी कहानी यही सच है को। यही सच है कथा साहित्य में अक्सर ही नारी का चित्रण पुरुष की आकांक्षाओं से प्रेरित होकर किया गया है। इस कहानी में यही वर्णन है। लेखक ने या तो नारी की मूर्ति को अपनी कुंठाओं के अनुसार तोड़ा है या अपनी कल्पना में अंकित एक स्वप्नमयी नारी का चित्रण किया है। पर इन सब पुरानी मान्यताओं से हटकर मन्नू भंडारी की कहानियाँ न सिर्फ इस लेखनीय चलन की काट करती हैं बल्कि आधुनिक भारतीय नारी को एक नई छवि प्रदान करती हैं। मन्नू जी नारी को आंचल को दूध और आँखों के व्यर्थ पानी को बहाने में विश्वास नहीं रखती। वे उस जीवन यथार्थ को उसकी दृष्टि से यथार्थ धरातल पर रचती हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखती हैं कि कहानियों का यथार्थ कहानी के कलात्मक संतुलन पर भारी न पड़े। इससे मन्नू का कहानी संसार बहुत ही आत्मीय हो उठता है। यही सच है मन्नू भंडारी की अनेक महत्वपूर्ण कहानियों का चर्चित संग्रह है। स्मरणीय रहे कि यही सच है शीर्षक कहानी को रजनीगंधा नामक फिल्म में भी फिल्माया गया है। तो हिंदी की सशक्त कहानीकार मन्नू भंडारी जी की एक प्रसिद्ध और विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगी हुई कहानी यही सच है का वाचन आज हम करेंगे। तो आइए सुनते हैं। आंगन में फैली धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों का झुंड आने लगा। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहीं खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुलझुलाती सी मैं कमरे में आ गई। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हुई थी, कुछ खुली और कुछ बंद। एक क्षण मैं उन्हें देखती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी नज़र से कपड़े देखती हूँ। सारे कपड़े बिखरे पड़े हैं। इतनी देर में तो मैं इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया। फिर यह तो कोई आज की बात नहीं है। संजय हमेशा ही अपने बिना बताए हुए टाइम से देर करता है और मैं उसकी प्रतीक्षा करने लगती हूँ। लाख कोशिश करने के बाद भी अपने काम में मन नहीं लगता। मन पता नहीं क्यों नहीं मानता। पढ़ाई में ही मन लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊँ। मेज पर बैठकर फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ। मन नहीं लगता है। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बार बार नज़र घड़ी के ऊपर दौड़ती है। हर समय यही लगा रहता है, वह आया वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची झिझकते हुए कमरे में आती है। आंटी, हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, मैंने रुखाई से जवाब दे दिया। वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी एक हैं। यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने के लिए भेज देती हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ लेते हैं, पर वे तो बेहद अकड़ू मालूम होती हैं, ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती और मैं आज़ादी से घूम फिर सकती थी। खट खट खट, वही परिचित पद ध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बरबस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता सा दरवाजे पर खड़ा है। मैं देखती हूँ, मुस्कुरा कर स्वागत नहीं करती। वह हंसता हुआ आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर रख मेरे दोनों कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर, मैंने रुखाई से जवाब दिया। कुर्सी सहित मुझे घुमाकर वह अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार से ठोड़ी उठाकर कहता है, तुम्हें बताओ क्या करता। क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंस गया था, कोशिश करके भी नहीं उठ पाया। इच्छा होती है कह दूं तुम्हारे दोस्तों का तुम्हें ख्याल है, बुरा मानने की चिंता है, पर मेरी नहीं। पर कुछ कह नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे को देखती रहती हूँ। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। और कोई समय होता तो मैंने इन्हें आंचल से पूछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही थी, पर मैं क्या करूं। तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठ मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे इसकी इस बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इस तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड दिखाएगा। वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध नहीं टिक पाता। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि दिन भर भी कमरे में फूल ना रहें तो न पढ़ने में मन लगता है न सोने में। जैसे ये फूल संजय की उपस्थिति का आभास देते हैं और वह जानता है कि मुझे रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद है, तो उसने नियम बना लिया है कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर वह कमरे में लगा देता है।
थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे इरा के पत्र की बात याद आती है। मैं कहती हूँ, सुनो, इरा ने लिखा है किसी दिन भी मेरे इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और एकाएक ही उछल जाता है। यदि तुम्हें वहाँ जॉब मिल जाए तो मज़ा आ जाए दीपा, मज़ा आ जाए। हम सड़क पर नहीं हैं, नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। ना जाने क्यों मुझे उसका इस तरह प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ते चली जाऊँ, उससे दूर? तभी सुनाई देता है, तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूँ, हेड ऑफिस में। यह रोज रोज की चिक चिक से मेरा मन उब गया है। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर मेरी सामें कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगा कि रात सुहावनी हो चली है। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टिकड़ी पर जा बैठे। दूर दूर तक हल्की चांदनी फैली हुई थी। शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं था। और घंटों मुझे ऑफिस के झगड़े की वह बात बताता है। हम लोग बैठ कर बातें करते हैं और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन जीने की योजनाएं बनाते हैं। जब वह चुप हो जाता है तो मैं बोलती हूँ, मुझे इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लग रहा है। पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम भी एकदम मूर्ख हो। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती हो, और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है? क्यों? गाल पर हल्की सी चपत देता है और समझाता है। कहता है, आजकल के इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा होते हैं, वहाँ पहले से ही सब सेटिंग होती है। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ ईरा को छोड़कर मैं किसी को भी नहीं जानती। उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो दूसरी बात है। और असहाय सी मैं कहती हूँ, और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, क्या निशीथ क्यों भी नहीं? वह भी तो वहीं है। होगा, मुझे क्या करना? एकदम भन्ना कर जवाब देती हूँ। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है। और मैं भभक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ, उसको लेकर मुझे मजाक मत किया करो। वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। मेरा मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रखता है और मैं झपट करके हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देखेगा? यहाँ कौन है जो देख लेगा? और जो देखेगा तो देख लेने दो। नहीं, हमें नहीं पसंद है यह बेशर्मी। और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं पसंद है। कमरे में लौटकर मैं उससे बैठने को कहती हूँ और वह बैठता नहीं, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है। यह भी कि जैसे यह उसका रोज का नियम है। वह बाहर चला जाता है। वह बालकनी से निकल कर उसे देखती हूँ। उसका आकार छोटे से छोटा होकर सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है और मैं उधर ही देखती रहती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को निहारती रहती हैं। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेकों आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, दुलार कर रही हैं, और अपने आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय को एक बार यह बात बताई तो वह खूब हंसा और मेरे गाल को सहलाते उसने कहा, मैं निरी पागल और मूर्ख हूँ। जाने उसका कहना ठीक है कि शायद मैं पागल ही हूँ। कानपुर। मैं जानती हूँ संजय का मन निशीथ को लेकर जब तक सशंकित होता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निशीथ से नफरत करती हूँ। यदि मात्र से मेरा मन उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार तो कोई प्यार नहीं होता, निरा बचपना होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व तो नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है उसी झटके से वह टूट भी जाता है और उसके बाद आहों आंसुओं सिसकियों का एक दौर चलता है। सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेकों संकल्प, एक तीखी घृणा जैसे जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है। वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए सारा जीवन बर्बाद, नीरस और बोझिल सा हो जाता है। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशीथ को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ के तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ या अपने ऑफिस की मित्रों की बात करती हूँ या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं, पर इस सब का मतलब यह तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम परिपक्वता और वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है।
पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे मैं उसे समझाऊं कि निशित ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी चोट में आज तक तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार उसने मुझसे बताया होता कि आखिर ऐसा कौन सा अपराध कर डाला है मैंने, जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि मेरे मन में उसके लिए कोई कोमल स्थान है। छी, मैं उससे नफरत करती हूँ और सच पूछो तो अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई, जिसने मेरे लिए प्रेम को एक खिलवाड़ समझा। कानपुर। परसों मुझे कलकत्ता जाना है। बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में नर्वस हो गई तो संजय को कह रही हूँ कि वह भी चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेले रहती हूँ, यूँ अकेली घूम फिर लेती हूँ तो संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर मुझे बड़ा डर लग रहा है। बार बार यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। कितनी सुंदर कल्पना, कितनी मादक, पर इंटरव्यू का भय मादकता भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। कलकत्ता। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन प्लेटफार्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफार्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में से मैं इरा को ढूंढ रही हूँ। वह कहीं नहीं दिखाई देती। नीचे उतरने के बजाय खिड़की से ही दूर तक नजरें दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे मैं नीचे सड़क पर खड़ी हो गई। उस भीड़ को देख मेरी दहशत बढ़ जा रही थी। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो इरा खड़ी है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, उफ, तुझे ना देखकर तो मैं घबरा रही थी। तुम्हारे घर भी कैसे पहुँचूंगी? बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती हैं। इरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और मैं विस्मित सी उस पुल को देख रही हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ, बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास हो रहा है। इन सब के बीच मैंने अपने को बड़ा खोया महसूस किया है। और पटना, कानपुर कहाँ और कहाँ यह कलकत्ता। मैंने तो आज तक कभी बड़े शहर को नहीं देखा। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर आ जाते हैं। चौड़ी सड़क, शांत, दोनों ओर लंबे चौड़े खुले मैदान। क्यों इरा, कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर। डर तो हम जैसे लोगों की बात है, तुम्हारे लिए नहीं। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया, भला वह इंटरव्यू में डरे? फिर कुछ देर ठहर कर कहती, अच्छा भैया भाभी तो पटना में ही होंगे। जाती है कभी उनके पास या नहीं? कानपुर आने के बाद एक बार गई थी। कभी कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि कोई इस विषय पर बात करे। मैं मौन रहती हूँ। इरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुन पहले तो मुझे अफसोस हुआ। वे होते तो कुछ मदद करते। फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में तो मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को इरा मुझे काफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निशीथ दिखाई देता है। मैं शक पकाकर नज़र घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज़ पर ही आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है। नमस्कार भी करना पड़ता है। इरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। इरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांसें रुक जाएंगी। कहा भाई, आज सवेरे ही, अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब इरा देती है। मैं देख रही हूँ निशीथ बहुत बदल गया है। उसमें कवियों की तरह बाल बढ़ गए हैं। यह क्या चौक चर्राया यह क्या शौक चर्राया? उसका रंग स्याह पड़ गया, वह भी दुबला हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ जाते हैं। इराक को मुन्नू की चिंता हो रही थी और मैं स्वयं घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। काफ़ी हाउस से धर्मतल्ला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। इरा उससे बात कर रही है, मानो वह इरा का ही मित्र हो। इरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वादा कर चला जाता है। पूरे 3 साल बाद निशीथ का यूँ मिलना न चाह कर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने आ गया। बहुत दुबला हो गया है निशीथ। लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा हो। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो है वह जिस व्यक्ति ने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह,
क्यों नहीं, मैंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया होता। जब वह मेज के पास खड़ा हुआ था तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं पहचानती। जरा उसका खिसियाना भी तो देखती। वह कल आएगा तो मुझे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, नफरत करती हूँ मैं उससे। अच्छा है, कल आए तो मैं उसे बता देती हूँ। जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूँ। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूँ, और यह भी बता दूंगी कि मैं उससे घृणा करती हूँ। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही थी कि 3 साल हो गए, अभी तक निशीथ ने विवाह क्यों नहीं किया। करे या ना करे मुझे क्या, क्या वह आज भी मुझसे उम्मीद रखता है। मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए इस समय, जबकि मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। बताओ मैं क्या करूं। कलकत्ता नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान नहीं था। इरा कहती है कि 150 की नौकरी के लिए खुद मिनिस्टर तक सिफारिश करने पहुंच जाते हैं लोग। फिर यह तो 300 का जॉब है। निश्चित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटकता है कि यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली है। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। उसका परिचय बड़े बड़े लोगों से है और वह कहता है कि जैसा भी होगा काम मुझे दिलाकर ही मानेगा। आखिर क्यों। कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी। 8:45 के करीब जब अपने टूटे बालों को फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशीथ टहल रहा है। वही लंबा बाल, कुर्ता पजामा। वह तो समय से पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 बजे से पहले नहीं पहुंचता। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हो आया। जब वह आया तो मैं चाह कर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ते आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कैसे क्या करना है उसकी योजना बना डाली। बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस को सूचना दे रही थी कि वह आज ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति हो रही थी मेरे। उस सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उससे एक बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा संजय को बता दूं, पर बता न सकी। सोचा कहीं वह यह सुन काम में दिलचस्पी लेना न कम कर दे। आज उसके प्रयत्नों से ही मुझे उम्मीद हो चली है कि यह नौकरी मुझे मिल जाएगी। शाम को हम घर लौटते हैं, मैं उसके बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। एकाएक मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं आंचल से उसका पसीना पोंछ देती। अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र चालित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं। वह लौटता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। सोते समय मेरी आदत है संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं है तो बड़ा सोना सोना लग रहा है। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो। 3 दिन हो गए किसी ने बाहों में भरकर प्यार नहीं किया। कलकत्ता आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया। शायद मैं बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए वैसे मैं नहीं दे पाई, पर निशीथ ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय हो गया है। ढलते सूरज की धूप निशीथ के बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशीथ इतने दिनों के बाद फिर मुझे बड़ा प्यारा लगा। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता। मेरी खातिर उसने ना जाने कितने लोगों का एहसान लिया। आखिर क्यों। वह क्यों चाहता है कि मैं कलकत्ते में आकर रहूं और उसके साथ उसके पास। एक अजब सी पुलक से मेरा मन तन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है। उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने आप को समझाती हूँ। उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी। यदि वह ऐसा सोचता है या जो उसने किया है मैं भूल जाऊंगी तो यह असंभव है। कल ही मैं संजय की बात उसे बता दूंगी। आज तो इस खुश पार्टी में खुश हुआ जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य उसके मुंह से सुनती हूँ। मैं इरा की ओर देखती हूँ। वह प्रस्ताव का समर्थन करके मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूमती रही थी, अब फिर मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशीथ को नीला रंग पसंद है। मैं नीली साड़ी पहनती हूँ और बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ और बार बार अपने को टोकती जाती हूँ। किसको रिझाने के लिए हो रहा है यह सब। सीढ़ियों पर निशीथ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सीढ़ियों पर निशीथ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियाँ सुर्ख हो जाती हैं। सदा चुप रहने वाला निशीथ बोला भी तो ऐसी बात। मुझसे ऐसी बातें जरा भी सुनने की आदत नहीं है। संजय कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान नहीं देता, ऐसी बातें नहीं करता है और यह बिना अधिकार के ऐसी बातें करे, यह मुझे पसंद नहीं।
पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज़ नहीं हो पाती हूँ, बल्कि एक पुलक में सिहरन महसूस होती है। पर संजय के मुँह से ऐसे वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है। पिछले 2.5 सालों से मैं संजय के साथ रह रही हूँ। रोज़ शाम घूमने हम जाते हैं। कई बार ही मैंने अच्छा श्रृंगार किया है, पर उसके मुँह से ऐसी बातें ना सुनी। यह देख भी जैसे यह सब नहीं हो पाता। यह वाक्य सुनने के लिए मन तरसता रहता है। पर निशीथ ने यह क्या बात कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? जाने कैसी मजबूरी है, कैसी व्यवस्था है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। स्काई रूम। निशीथ टैक्सी वाले को आदेश देता है। टुन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा में बात करने लगती है। निशीथ बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है। बीच में इतनी जगह छोड़ दी कि यदि हिचकोला खाकर टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श ना हुए। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोदी में पड़ा फहरा रहा है। वह उससे हटाता नहीं। मुझे लगता है यह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद में भर जाती हूँ। पता नहीं मैं संजय की बात नहीं कह पाती, चाह कर भी नहीं कह पाती। अपनी इस व्यवस्था पर मुझे खीज आती है, पर मेरा मुंह है कि खुलता नहीं। मुझे लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ मैं, फिर भी मैं कुछ नहीं कह पाती। यह निशीथ कुछ बोलता क्यों नहीं? उसका यूं कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लग रहा। एकाएक ही मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह होता तो मेरा हाथ मेरी कमर में होता। यूं सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं नहीं पसंद हैं। मैं जानती हूँ जब निशीथ बगल में बैठा हो उसमें ऐसी इच्छा करना, ऐसा सोचना कितना अनुचित है, पर मैं क्या करूँ? अनुचित अवांछनीय दशाओं की ओर मैं बही जा रही हूँ। टैक्सी झटका खाकर रुकती है। मेरा मन चेतना में लौटता है। मैं जल्दी से दाहिनी ओर का फाटक खोल कुछ इस हड़बड़ी से उतरती हूँ कि मानो अंदर निशीथ मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है। हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे तो मुझे देने चाहिए थे, पर अब क्या हो सकता है। चुपचाप हम अंदर आते हैं। सबसे नजरें बचाकर ऐसे चलती हूँ मानो मैं कोई अपराध कर रही हूँ और कोई मुझे देख ना ले। क्या सचमुच ही मुझसे अपराध हो गया है? आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है। वही आर्डर देता है। बाहर की चहल उसके मन में अधिक है। हम दोनों सामने बहरा कोल्ड ड्रिंक के ग्लास में कुछ रख जाता है, खाने का भी सामान। मुझे बार बार लगता है निशीथ कुछ कहना चाहता है। धड़कन तक मैं उसकी महसूस करती हूँ। वह जल्द से काफ़ी का स्ट्रा मुँह में लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। अच्छी तरह से जानती इस समय वह क्या सोच रहा है। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमाग में छाई रही, पर आज अवश्य ही वह बात आएगी। ना आए तो यह कितना स्वाभाविक है। अस्वाभाविक शायद यही है। 3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया, उसे उलट कर देखने का साहस हम दोनों में से किसी को नहीं है। जो संबंध टूट गए उन पर कौन बात करे, पर उसे तो करना चाहिए। तोड़ा तो उसने था ना, फिर आरंभ भी वही करे। मैं क्यों करूं? और मुझे क्या पड़ी है? मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूँ। क्यों नहीं इसे अभी ही संजय की बात बता देती हूँ। पर जाने कैसी व्यवस्था है, जाने कैसा मोह है, मैं मुंह नहीं खोल पाती। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसिया जाती हूँ। फिर वही मौन। वह पूछ क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं माफ़ कर सकती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफ़ी पी ली तो यह मत समझो कि मैं तुम्हारे विश्वासघात की बात भूल गई हूँ और एकाएक ही पिछला सब मेरी आंखों के सामने तैरने लगता है। पर यह क्या असह्य अपमान जनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने तो पटना में गुजारी सुहानी संध्या और चांदनी रातों के चित्र उभर रहे हैं, जब घंटों समीप बैठ मौन भाव से हम एक दूसरे को निहारते रहते हैं। मैं कुछ बोलना चाहती तो मेरे मुंह पर उंगली रख कह देता, आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा। आज भी हम मौन हैं, एक दूसरे के निकट हैं। क्या आज भी हम आत्मीयता के साथ उन क्षणों को गुजार रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। पर मैं कॉफ़ी सिप करने के अतिरिक्त कुछ नहीं कह पाती। मेरा यह विरोध हृदय न जाने कैसे कैसे अतल गहराइयों में डूब जा रहा है। निशीथ मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है। छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ इसके हाथ से छू जाए। मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झनकृत कर देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही दे देता है। मानो मन में प्रचंड तूफान। फिर निर्विकार भाव से टैक्सी में आकर बैठ जाती हूँ। मैं जरा बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ कहता नहीं।
सोते समय रोज की तरह आज भी संजय का ध्यान आया। सोना चाहती हूँ पर निशीथ का बार बार संजय की आकृति से हट स्वयं आ खड़ा होना, यह मेरे भाव है। पुनः कलकत्ता। अपनी मजबूरी पर खींच खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बातें बता देने का, पर नहीं बता पाई। शाम को मुझे निशीथ अपने साथ लेके गया। पानी के किनारे घास पर बैठ गया। कुछ देर भीड़ और चहल पहल थी। यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक पर लहरें उठ रही थी। चारों ओर का वातावरण विचित्र और अनमना सा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखते हुए उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जाने की आतुरता फैलती जा रही थी, शायद कुछ कहने की भी। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं यह कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा था। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। वह तुम्हारी तरह मुझे धोखा नहीं देगा। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती हैं। मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम क्यों नहीं कह देते निशीथ, आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो, मुझे सदा अपने साथ रखना चाहते हो। जो हुआ वो भूल कर भी तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशीथ। यह सुनने के लिए मैं छटपटा रही हूँ। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी हो, फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ। पर तुम्हारी नज़र तो लेक के पानी पर है। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनबुझे नहीं रह सकते। तुम चाहे न कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती हूँ, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने आप से नफरत न हो जाए। आधी रात से अधिक ढल गई। कानपुर। मन में उत्कृष्ट अभिलाषा होते हुए भी निशीथ की आवश्यक मीटिंग की बात सुन मैंने कह दिया, तुम स्टेशन मत आना। इरा आई थी पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई, या यूं कहूँ कि मैंने ज़बरदस्ती उससे भेज दिया। मैं जानती थी लाख मना करने के बाद भी निशीथ आएगा, और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेली रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बे में झांकता झांकता निशीथ आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि मैं उसकी प्रतीक्षा में बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना अच्छा लगता। वह बहुत थका हुआ लग रहा था, सारा दिन बहुत व्यस्त रहा। दौड़ता मुझे सी ऑफ करने के लिए यहाँ पहुँचा। मन करता है कुछ ऐसा करूँ जिससे इस बार सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूँ। हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई। अंदर झांकते हुए पूछा, हाँ पानी वानी तो है? हाँ। बिस्तर फैला लिया? मैं खींच पड़ी हूँ। वह शायद जानता है कि सो चुप हो जाता है और हम दोनों एक क्षण एक दूसरे को देखने लगते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र छाएं देख रही हूँ, मानो कुछ है। वह क्यों नहीं कह देता, क्यों नहीं अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता। आज विशेष भीड़ नहीं है। चारों ओर नज़र डालकर कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नज़र मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। मुझे कभी उस पर दया आती तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नज़रों से उसे मैं देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो। दरवाजे पर खड़ी हो जाती हूँ और नीचे वह प्लेटफार्म पर जाकर पहुँचने की खबर देना। मैं कुछ नहीं बोलती, बस उसी को देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी और फिर सीटी। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकती है। वह गाड़ी के साथ कदम कदम आगे बढ़ता है। मेरा रोम रोम सिंहर उठता है। मन कहता है चिल्ला पड़ूं। मैं समझ गई निशीथ, सब समझ गई। जो तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ नहीं कह पाती, बस साथ चलने पर निशीथ को देखती भर रह जाती। मेरी छलछलाई आंखें मुंद जाती। मुझे लगता है यह स्पर्श सदा के लिए सुख का क्षण है, बाकी सब झूठ। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफार्म को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती हूँ। असंख्य हिलते हाथों के बीच निशीथ के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल प्रयास करती हूँ। अनजानी अनदेखी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकने के लिए यह दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ, आंखें बंद कर लेती हूँ। सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर उससे क्या कहूँगी? इतने दिनों तक मैं उसे छलती आई हूँ, पर अब नहीं, उसे सारी बात बता दूंगी। कहूँगी संजय जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ें हृदय की अतल गहराइयों में जमी हुई, इसका एहसास कलकत्ता में निशीथ से मिलकर हुआ।
तुम निशीथ को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहते थे, पर मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूँ कि तुम जीते, मैं हारी। सच मानना संजय, 2.5 साल में स्वयं मैं भ्रम में रही और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा। आज भ्रम के छलना के सारे जाल छिन्न भिन्न हो गए। मैं आज भी निशीथ से प्यार करती हूँ। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया। तुम्हारे सामने मैं चाहूँ तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भावना वह प्यार नहीं, केवल कृतज्ञता है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया जब पिता और निशीथ को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। सारा संसार मुझे वीरान लग रहा था। उस समय तुमने अपने स्नेहिल स्पर्श से मुझे जिला दिया। मेरा मुरझाया मन हरा हो उठा। मैं कृतकृत्य हो उठी। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विक्षोभ के क्षण, तन्मयता के वे पल, वे शब्द चुक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं है। तुम ही बताओ, क्या कभी आए? सोचती हूँ निशीथ के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी। एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की। तुम पूरक थे, मैं गलत थी। मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। मुझे क्षमा कर दो संजय, लौट जाओ। तुम्हें मुझे जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रियतम की तरह प्यार करेंगी। इसी तरह के असंख्य बातें मेरे दिमाग में आई जो मैं संजय से कहूँगी, कह सकूँगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उस समय मन में किसी और की आराधना करके तन से उसके होने का अभिनय करती रहूँ। छी, नहीं जानती है, सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं, पर फूल झरकर जमीन पर उधर उधर बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है। संजय का छोटा पत्र। दीपा, तुमने जो कलकत्ता जाकर कोई सूचना नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ। 5-6 दिन में लौटूंगा। तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने को उत्सुक हूँ कि कलकत्ता में क्या हुआ। तुम्हारा संजय। एक लंबा निश्वास निकल जाता है। लगता है बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने आप को अच्छी तरह तैयार कर लूँगी। नहा धोकर सबसे पहले निशीथ को पत्र लिखा। उसकी उपस्थिति से जो हिचक मेरे मन में थी वह दूर रहकर अपने आप टूट जाती है। मैं उसकी हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद कर मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। कानपुर। आज निशीथ को पत्र लिखे 5वां दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज भी दोनों डाकें निकल गई। जाने कैसा सूना सूनापन लग रहा है। मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है, पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहाँ खड़े होकर मैं संजय की प्रतीक्षा करती थी। क्या आज मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ? नहीं, मैं निशीथ के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ। शायद किसी की नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दोनों में से कोई नहीं आएगा। निरुद्देश्य सी कमरे में लौट आती हूँ। शाम के समय मुझसे घर में नहीं रुका जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने जाती थी। लगता है यहाँ बैठी रही तो दम निकल जाएगा। कमरा बंद कर मैं अपने को धकेलती हुई सी सड़क पर ले आती हूँ। शाम का धुंधल का मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ? लगता है जैसे मेरी राहें भटक गई, मंजिल खो गई। मैं स्वयं नहीं जानती कि मुझे कहाँ जाना है, पर निरुद्देश्य सी चल रही हूँ। आखिर कब तक क्यों भटकती रहूँगी? हार मानकर लौट पड़ती हूँ। आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। इरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है, खुश नहीं हो पाती। ये खबर तो निशीथ भेजने वाला था। एकाएक ही मन में विचार आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम था, मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं नहीं, मैं उस स्पर्श को कैसे भ्रम मान लूँ जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया। लेक पर बिताए उन मधुर क्षणों को मैं भ्रम कैसे मान लूँ जहाँ उसका मौन मुखरित होकर सब कुछ कह गया। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? तभी सामने की घड़ी टन टन कर 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ। यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी मुझे घंटा सुनाकर संजय की याद दिला रही है। फहराते हुए पर्दे, यह हरी बुक रैक, यह टेबल, फूलदान, सभी तो संजय के लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर गिफ्ट किया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कस कर आंखें बंद कर लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है। आकृति उभर आती है जहाँ लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी दूर से ही महसूस करती हूँ। धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमट जाता है, एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में उलझाए निशीथ वहाँ बैठा है। वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन।
वह चाहता है पर लिख नहीं पाता, वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बरबस कांप जाता है। ओह, उसकी घुटन मेरा दम घोट कर रख देगी। एकाएक ही आंखें खोल देती हूँ, वही फूलदान, वही मेज, वही पर्दे, वही घड़ी। आखिर आज निशीथ का पत्र आया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र। प्रिय दीपा, तुम अच्छे से पहुंच गई, यह जान प्रसन्नता हुई। तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल गया होगा। मैंने कल ही हीरा जी को फ़ोन कर सूचना दे दी थी और उन्हें बताया था कि तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से बधाई स्वीकार करना। सच मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें यह काम मिल गया, मेरी मेहनत सफल हो गई। शेष फिर शुभेच्छु निशीथ। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल फिर शेष। तो अभी उसके पास कुछ लिखने का शेष है, क्यों नहीं लिख दिया उसने। अभी क्या लिखेगा वह दीपा। मैं मुड़कर दरवाजे की ओर जाती हूँ। रजनीगंधा का ढेर सारे फूल लिए संजय खड़ा है। एक क्षण मैं संज्ञा शून्य उसे देख रही हूँ, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हो गया है तुम्हें, पागल हो गई हो? तुम कहाँ चले गए थे संजय? मेरा स्वर टूट जाता है। अनायास ही आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया है? कलकत्ते में काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो उसके लिए? पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी बाहों की जकड़ कसती जाती है, कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे मेरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था या भ्रम था। और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रतिचुंबित। तो इस तरह आपने सुना मन्नू भंडारी जी की लिखी हुई, आत्मीयता से भरी हुई और संशय से भी भरी हुई कहानी। यही सच है। आशा करती हूँ यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।